स्वामी जी, मुझसे आपसे एक सवाल था। मैं मेरी ज़िंदगी को लेकर और जब दूसरों को देखती हूँ तब मुझे एक चीज़ का एहसास होता है कि बहुत लोग ना बहुत सारी झंझटों से परेशान हैं। समझ में नहीं आता कि कैसे हो, क्या हो और किस वजह से अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे तरीके से जीना आ जाए। क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और हम एक जड़ को पकड़ नहीं पा रहे कि क्या है। मतलब जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को हेवन सब बोलते हैं, हेवनली बनाओ, पर ये हो नहीं पा रहा है। ये आप बता सकते हैं कि रियली क्या ये पॉसिबल है क्या, कि हम सब इन झंझटों से दूर होकर एक अच्छी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी जी सकें? बिल्कुल। देखो, समस्या जिससे भी पूछने जाओगे सब अलग अलग तरीके से बयान करेंगे। कोई राजनेता से पूछोगे तो कहेगा रिश्वतखोरी बड़ी समस्या है, किसी से पूछोगे कोई कहेगा जनसंख्या बड़ी समस्या है। समस्याएं बहुत सारी हमें नजर आती हैं चारों तरफ, लेकिन समस्याओं के बेस में अगर चले जाओ तो एक ही चीज मिलता है कि दुखी व्यक्ति जिस जगत का निर्माण करते हैं वो दुख से ही भरा होता है। दुखी व्यक्ति जिस जगत का निर्माण करता है वो दुख से भरा होगा। तो समस्याओं की बेस में है दुख, लेकिन दुख के बेस में क्या है? आदमी के दुख के बेस में क्या है? तो हम थोड़ी देर के लिए एक बहुत कॉमन सी बात कर लें। पृथ्वी, मैं कई बार बात कर रहा हूं आजकल काफी कुछ, पृथ्वी एक चुंबकीय क्षेत्र पे काम करती है। साउथ नॉर्थ पोल, दो पोल हैं जहां से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। अगर एक पोल हटा लो, क्या चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा? नहीं। पूरी पृथ्वी डैमेज। करेक्ट। ये लाइट आ रही है, लाइट नेगेटिव पॉजिटिव पोल से मिलके आ रही है। नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी हटा दो, लाइट आएगी? नहीं आएगी। मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये वीडियो और ऑडियो मिक्स होके पहुंच रहा है। ऑडियो हटा दें, कुछ आएगा? जी नहीं। और अगर वीडियो हटा दें तब भी ऑडियो जाएगा, लेकिन अधूरी जानकारी के साथ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी एक कुछ होती है। केवल लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं होती, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ होती है। तो जगत हमेशा आरंभ से, जब से स्टार्ट हुआ है तब से दो सेल्स में बटा है। दो सेल्स में तब से ही बट गया। और पूरे जगत का निर्माण इन दो सेल्स की लड़ाई और दो सेल्स के सामंजस्य और आकर्षण के कारण ही। तो अगर हम मनुष्यों के स्तर पे चले जाएं और देखें इस पृथ्वी पे इस जगत की समस्याएं और जो हमने नर्क निर्मित कर दिया है और हम एक स्वर्ग की तलाश में चल रहे हैं, तो उसका बेसिक आधार जो है वो स्त्री पुरुष के संबंध है। बेसिक। अगर आपके स्त्री पुरुष के संबंध हटा लें, आप भी नहीं होते हैं। आपके माता पिता के संबंध हटा लें, आपके नहीं होते। लेकिन संबंध को जैसे ही हम शब्द लेते हैं संबंध, हमें तुरंत विचार आता है स्वामी जी अब सेक्स की बात करें, क्योंकि संबंध का अर्थ है, फिर वो स्त्री पुरुष के संबंध का अर्थ सेक्स ही जोड़ लिया जाता है। नहीं, पहली बात तो यह है कि जिस तरीके से लाइट के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स मिलकर लाइट प्रदान करते हैं, उसी तरीके से दोनों के जीवन में प्रकाश आए, दोनों के जीवन में, तो दोनों के सहयोग से आएगा। हम इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद का जो कारण पदार्थ के तल पे अभी तक खोजा गया है, पदार्थ के तल पे जो सबसे बड़ा आनंद है वो है सेक्स। सबसे बड़ा सेक्स पदार्थ के तल पे, क्योंकि सेक्स की परिभाषा ही ये है कि पदार्थ के तल पे पदार्थ से गहरे जुड़ के जो हम आनंद पाते हैं वही हम उसको संभोग बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर विषाद हम चले जाएं तो सेक्स को लेके अगर दो पति पत्नी के बीच विषाद है तो सबसे बड़ा विषाद एक अच्छी समझदारी का ना होना है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं सेक्स पे यहां बोलने नहीं आया हूं, सेक्स को आधार बना के बात समझाने के लिए कह रहा हूं। सेक्स निश्चित ही बहुत कीमती कीमिया है जो स्त्री पुरुष के बीच घटता है, लेकिन केवल सेक्स ही नहीं है, क्योंकि सेक्स तो केवल एक तरीके से वैश्या के बीच भी घट जाता है, लेकिन उसमें वो प्लेजर नहीं आता। वहां तो आदमी एक आकर्षित सेक्स से होता है, जाता है वहां, लेकिन पाता कुछ और है, इसलिए सेटिस्फेक्शन वहां नहीं है। तो स्त्री पुरुष का संबंध
मेन आधार है जहां से आनंद का स्रोत भी फूट सकता है और दुख का। दुख का फूटेगा तो उससे आगे का जगत पूरा खराब हो जाएगा, आनंद का फूटेगा तो उससे आगे का जगत पूरा अच्छा हो जाएगा। तो आनंद कैसे आए, इसके लिए जो बात मैंने प्रकाश के लिए कही वही बात आपको समझनी चाहिए। हमने इस जगत में आरंभ से लेके अब तक जो यात्रा की है, जो समाज ने डेवलपमेंट किया है, उस समाज के डेवलपमेंट में सबसे कीमती जो रिश्ता है वो भले ही माँ बाप और किसी का भी बताया जाए, लेकिन सबसे कीमती रिश्ता जो अभी हमने निर्मित किया है वो है विवाह। स्त्री पुरुष के संबंधों के लिए हमने एक विवाह एक रिश्ता तय किया। लेकिन विवाह का जो जन्म है वो एक तरीके से, हम भारतवर्ष में बैठे हैं तो हम यहीं से बात करेंगे कि भारत से हम विवाह के संबंध को लेके चलते हैं। भारत में हम विवाह की जब बात करते हैं तो हमारे कुछ लोग आदर्श हैं, जैसे हमारे शंकर आदर्श हैं, शंकर और पार्वती। हमारे राम और सीता आदर्श हैं। ये दो लोग हमारे आदर्श मोस्ट आप बता के फिर पंडित अपना आगे की कहानी शुरू करता है कि ये तुम्हारे आदर्श हैं और तुम्हें भी ऐसे ही जोड़ा होना है। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक बात भूल जाते हैं कि वो दो लोग जो जोड़े थे, राम और सीता का, दोनों ही अपने में पूर्ण जोड़े थे। दो बुद्ध पुरुषों का पेयर था। पर आजकल तो मुश्किल यही है ऐसे मैं मिलना। मैं मैं यही कह रहा हूं कि वो दो बुद्ध पुरुषों का पेयर था। और दूसरी तरफ अगर हम चले जाएं शंकर पार्वती के लिए, तो वो भी बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचे थे। और वहां पे एक रोल था कि शंकर गुरु थे और पार्वती उनकी शिष्या थी। पहले पार्वती शिष्य थी, उसके बाद उन्होंने विवाह करके साथ में ले लिया था। इस तरीके से ये दोनों जो जोड़े थे वो बहुत ऊंचाइयों को उपलब्ध जोड़े थे। लेकिन अब जैसे मैं कह रहा हूं कि राम सीता में दोनों ऊंचाइयों को उपलब्ध थे, फिर पेयर बना था। लेकिन इसमें पार्वती बहुत ऊंचाइयों पे नहीं थी, लेकिन शंकर के माध्यम से वो ऊंचाई की तरफ बढ़ पाई। अब जरा हम तीसरे पेयर में आप सब लोगों के पेयर को ले आते हैं। आप तीनों ही सारे ही मतलब जितने भी तीसरे के लेवल पे हैं वो ऐसे ही अनकंप्लीट पेयर हैं। लेकिन कंप्लीटनेस के साथ ही तो आनंद आता है भाई। अगर मान लो हम कहें पॉजिटिव नेगेटिव से काम होता है और एक पॉजिटिव की तरफ कोई ऊर्जा ही नहीं है, तो नेगेटिव भी अकेला क्या नोच लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो सबका योगदान है। अगर हम विवाह के उनको जो 7 फेरे और सब होते हैं उनको हम अगर थोड़ा सा वॉच करें तो वहां कहीं ना कहीं हमें ये बताया जाता है, उसके अगर मैं बहुत अर्थ करूंगा तो फिर समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं में जो बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि एक दूसरे की उन्नति के लिए आप दोनों को काम करना है। लेकिन कौन सी उन्नति? अभी तक हमें उन्नति भी ये बताई गई कि हमें बाहर पैसा कमाना है, मकान बनाना है, ये उन्नति है। लेकिन ये उन्नति नहीं मानी जाती। दो लोगों के जब संबंध है तो उनके अंदर भी एक रोग है। मैं कह रहा हूं राम और सीता के अंदर के रोग मिटे हुए थे। मान लीजिए इधर शंकर के रोग मिटे थे, लेकिन अभी पार्वती में कुछ थे तो उन्होंने धीरे धीरे मिटाए थे। तो रोग जो माने जाते हैं, मनुष्य के जो रोग माने जाते हैं वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार। तो बहुत बार बात कर चुका हूं, आज संबंधों को लेकर कर रहा हूं। तो 7 रोग मूल माने जाते हैं। तो होना यह चाहिए कि स्त्री पुरुष के संबंधों में दोनों लोगों को आरंभ से ही इस बात का मान लेना चाहिए कि हम ये रोग खत्म करने की ओर काम करेंगे। ठीक है? अब रोग खत्म होने की ओर काम होगा तो हम काम करेंगे। लेकिन अगर हमारे रोगों को हम रोग ना मान के हम उसका आरोपण दूसरे पे डालने लग जाएं, जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक व्यक्ति, सपोज दैट एक पुरुष, और वो एक जगह जाता है जहां एक मशीन है सीटी स्कैन, वो स्त्री मान लो, ठीक है, और वो पुरुष वहां जाके लेट जाता उस मशीन में, मैत्री हो गई दोनों की। फिर नेक्स्ट डे सीटी मशीन से एक पेपर निकलता है जिसमें लिखा होता तुम्हें फला फला रोग है। तो आदमी क्या करेगा? अब ये कहेगा जब से तू आई मेरी जिंदगी में तब से रोग आए। पहले तो रोग थे ही नहीं, पहले रोग नहीं थे, जब से तू आई तब से रोग आए।
तो तुझे तलाक तलाक तलाक। लेकिन लेकिन अगर समझदारी दिखाए तो एक सीटी मशीन स्कैन का क्या दोष? वो तो सिर्फ एक माध्यम बनी आपके रोग बताने का। तो आपको असली में रोग खत्म करने पे काम करना चाहिए। लेकिन दोनों के ही रोग डिफरेंस हैं, उनमें बहुत अंतर है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार होते हैं, तो इसमें पुरुष का सबसे बड़ा रोग अगर है तो काम और अहंकार है। मतलब एक लोअर रहेगा पुरुष का लोअर अपर। आप आपके लोअर अपर कहां से ले आते हो? मतलब अगर आपका सुनो, अगर आपके दांत में दर्द हो, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, आप इसमें चूज करोगे कौन सा लोअर और कौन सा अपर है? दर्द ही है। रोगों को रोग ही मानो। इसमें अपर ये भी बड़ा अहित कर दिया आप लोगों ने, लोअर अपर कर करके, खंड खंड करके। तो तुम छोटे वाले रोग और तुम बड़े वाले रोग नहीं। रोग रोग ही है। और हमें सभी रोगों से, हमने ये कहा कि पुरुषों में जो दो ज्यादा पाए जाते हैं, है ना, वो रोग। देखो, काम अगर रोग है तो काम के साथ अगर रति को जोड़ दिया जाए और कामदेव जोड़ दिया जाए तो ये आनंद है। क्रोध अगर रोग है तो क्रोध के साथ अगर स्वाभिमान को जोड़ दिया जाए तो ये एक ऊर्जा है। लोभ अगर रोग है तो लोभ को आदमी अपने लक्ष्य का जरिया बनाए तो एक दिशा देने का काम करती है। मोह अगर रोग है तो किसी को मोह से आप मुक्त हो जाएं तो आप ऊंचाइयों को उपलब्ध होते हैं, है ना। ईर्ष्या एक रोग है, लेकिन ईर्ष्या को पलट के देखो तो फिर प्रेम है, क्योंकि प्रेम के बिना ईर्ष्या होती नहीं। सड़क पे चलते कोई किसी से ईर्ष्या नहीं होती, कुछ प्रेम होता है तभी ईर्ष्या आएगी। तो ऐसी द्वेष है। द्वेष आदमी एक दूसरे से रखता है, लेकिन अगर द्वेष के सही अर्थों में चले जाओ तो एक वक्ता होने की बहुत क्वालिटी है। मैं उसी क्वालिटी को निखार के बोल पाता हूं, तो वक्ता होने की क्वालिटी है। तो इसी तरीके से अहंकार, तो सभी चीजें, कहने का मतलब यह है कि इन्हीं को अगर सही से हम पिरो लें तो जगत में आनंद आ सकता है। इन्हीं रोगों को हम रोग मानते रहें और रोगों को भोजन देते रहें तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो दो लोगों के संबंध में, स्त्री पुरुष के संबंध में, सबसे पहली तो बात यह है कि दो लोगों के संबंध में बराबरी का जो अधिकार दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। बराबरी का अधिकार गलत है। अधिकार होना चाहिए मैत्री का। देखो, बराबरी का अधिकार जैसे ही हम कह देते हैं, हम गलत हो जाते हैं। और मैंने वही बात कही, मैत्री का अधिकार। मैत्री भी बराबरी की है, लेकिन मैत्री ये कहती है कि चलो हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तुम बैटिंग अच्छी कर लेते हो तो तुम बैटिंग अच्छी कर लो, हम बॉलिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी कर लें। ये है मैत्री। बराबरी का अधिकार है नहीं, बैटिंग भी मैं ही करूंगा और बॉलिंग भी मैं ही करूंगा, है ना। तो जैसे ही हम बराबरी के अधिकार की बात करते हैं, हमें ऐसे लगने लगता है कि हम मालिक हैं। लेकिन जहां मैत्री आ जाती है, मैत्री में दोनों बराबरी है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी है कि कब कौन क्या काम कर ले, क्योंकि लक्ष्य तो जीत है। ठीक है। तो मैं ये मानता हूं कि दोनों के बीच एक मैत्री होनी चाहिए, और मैत्री के बाद ये डिसाइड होना चाहिए कि किसकी क्या क्या क्वालिटी है। स्त्री पुरुष में सबसे बड़ा जो रोग है, मेरा मानना यह है कि हम आज आतंकवाद और सबके हमले देखते हैं ना, ये बहुत छोटे हमले हैं। एक आतंकवादी पूरी तैयारी करता है साल भर की, तब वो 100-200 लोगों को मारने की व्यवस्था करता है। लेकिन हर साल जितनी शादियां होती हैं, उन शादियों से जितना उपद्रव पैदा होता है, ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है। लाखों शादियां हो रही हैं, लाखों घर में एक दूसरे के साथ आतंकवादियों की हरकतें दिखाई जा रही हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उपद्रव है। लेकिन स्त्री पुरुषों के ये संबंध जिस ढंग से बिगड़ रहे हैं ना, हम दुनिया उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पे मानो ना मानो एक दिन ऐसा होगा कि देश बन जाएंगे, स्त्रियों के अलग देश, पुरुषों के अलग देश। तो खतरनाक स्थिति होने वाली है। आज स्त्री पुरुष अगर साथ रहते हैं तो सिर्फ एक मजबूरी में साथ रहते हैं कि स्त्री पुरुष के संबंधों से बच्चे पैदा होते हैं। यही एक मजबूरी है जो साथ रखे।
लेकिन पर जिस आजकल तरीके तो से वो भी नहीं चाहते हैं। मैं क्या कह हाँ। वो तो खैर विषाद की वजह से नहीं हाँ। चाहते, लेकिन फिर भी दोनों के साथ रहने का अभी एक कारण बचा है, जेनेटिक एक कारण बचा हुआ है जिसकी वजह से साथ रहना चाहते हैं, जैविक दबाव है। कुछ दिनों बाद ऐसा भी होने वाला है कि बच्चे अलग तरीके से पैदा, टेस्ट ट्यूब बेबी टाइप के पैदा हो जाएंगे। एक स्त्री को जरूरत नहीं रहेगी पुरुषों को, बिना पुरुष के बच्चे पैदा कर लेगी, और पुरुष भी इधर तैयारी में लग गए हैं। अभी तो एक ही तरफ हाथ लगा है सूत्र कि स्त्री बच्चे पैदा कर सकती है। और लेकिन एक कमी है कि जब पुरुष के मर्जी के मतलब पुरुष को शामिल करे बगैर स्त्री अपने बच्चे स्वयं पैदा करेगी तो उसमें पुरुष नहीं पैदा कर पाएगी, वो सारे बच्चे स्त्री ही होंगे। ऐसा मतलब मादा जब बिना पुरुष के संबंध के बच्चे पैदा जब टेस्ट ट्यूब टाइप के कर सकते हैं, तो उसमें एक खोज हुई है कि डॉली भेड़ जब पैदा की गई तो वो डॉली भेड़ से डॉलियां ही पैदा होंगी, डॉला पैदा नहीं होगा। तो अभी एक आधी ऊर्जा हाथ आई है। कहीं ना कहीं जिन लोगों ने इस पे बैन लगाया है कि हर लोग इसको नहीं कर सकते, उसका एक रीजन ये भी है कि अभी आधी ताकत के पास ही आई है। तो स्त्रियां तो कल को अपने बच्चे अलग पैदा करने लग जाएंगी, लेकिन पुरुष क्या करेंगे? तो ऐसे में पुरुष प्रजाति विलुप्त हो सकती है। अच्छा। लेकिन मेरा मानना यह है कि आगे चल के कहीं ऐसा हो गया, किसी वैज्ञानिक ने यह भी खोज लिया कि पुरुष भी बच्चे पैदा कर सकता है, बिना स्त्री के कर सकता है, और वो पुरुष पैदा होंगे। तो ऐसे में दो देश पैदा हो जाएंगे कि स्त्री अलग देश बनाएंगे, पुरुष अलग देश बनाएंगे। फिर ये बवाल हो जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि स्त्री पुरुषों ने आपस में बहुत तरीके के विषाद पैदा कर लिए एक दूसरे को आरोपण के कारण। सबसे बड़ा जो झंझट है वो ये है कि स्त्री इमोशनल है और पुरुष जो है वो प्रैक्टिकल। वो एक तरीके से सांख्य है और स्त्री काव्य है। अब काव्य और सांख्य में मैत्री थोड़ी सी सीधी सीधी होती नहीं भाई, काव्य और सांख्य में मैत्री नहीं हो पाती। काव्य फिलॉसफीली बात करता है, जैसे स्वभाव की बात कहें तो वही बात जैसे ओशो ने भी कहा, हम भी कह रहे हैं कि स्त्री कहेगी पड़ोस में बच्चा हुआ, उसकी पायल खो गई, वो देखो ऐसी साड़ी पहने थी, वो बहुत निकट देखती है काव्य में। अब पुरुष देखता है टीवी न्यूज चैनल कि देखो आतंकवादी का हमला हो गया, कि इस तरीके से पॉलिटिक्स में मोदी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, नोटबंदी हो गई, ये सब चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दोनों की समझ से बाहर हैं। अब कई बार ऐसा होता है, लोग कहेंगे नहीं पुरुषों में भी काव्य होता है। नहीं, पुरुषों में काव्य ऐसा होता है, अंदर चल रहा होता है वाना फक यू, और ऊपर से चल रहा होता है लव यू। लव यू करके वहां तक जाते हैं जहां तक फक यू का चैप्टर आ नहीं जाता। फक यू के चैप्टर आ जाता है, उसके बाद लव यू जरा साइड में हो जाता है ना, और बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। शब्द मेरे अशोभनीय हैं, लेकिन अशोभनीय से ही बहुत शोभनीय बात हो सकती है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो अब इसमें कौन सही है कौन गलत कैसे कहें? कौन सही है कौन गलत कैसे कहें? मैं इसको इस तरीके से बोलता हूं कि एक स्त्री के पास भूमि है, पुरुष के पास बीज है। एक स्त्री के पास भूमि है, पुरुष के पास बीज है। भूमि के आधार पे स्त्री को गर्भ धारण के लिए एक अंडा मिलता है, इसके ऊपर जैविक दबाव है, एक उसको अंडा मिलता है महीने में एक बार। पूरी लाइफ में 450-500 अंडे मिलते हैं। लेकिन एक पुरुष को हर सांस के साथ 1000 शुक्राणु मिलते हैं, वो उसके पैदा होते हैं। तो पूरे दिन में औसतन 30 लाख शुक्राणु बोले जाते हैं कि एक पुरुष के शरीर में बन जाते हैं। अब इतने सारे शुक्राणु को लेके कहां जाए, जस्टिफिकेशन कैसे करे? अब हमें जैसे बराबरी का अधिकार सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है कि तुम भी ईमानदार हो तुम भी ईमानदार हो। ईमानदारी संभव ही नहीं। पुरुष चरित्रहीन ही है, यही उसका चरित्र है। पुरुष की चरित्रहीनता ही उसका चरित्र है। लेकिन कई बार पुरुष की चरित्रहीनता का विरोध कर करके स्त्रियां भी उस स्तर पे पहुंच जाती हैं जहां पे चरित्रवान स्त्रियां भी चरित्रहीनता पे उतर आती हैं, कंपैरिजन करके। कंपैरिजन की बात क्या थी? देखो एक बार मेरे पास एक लड़की आई, कहने लगी स्वामी जी मैं एक ऐसा पुरुष ढूंढती हूं जो सिर्फ मेरा हो।
तो मैंने कहा क्या तू भी ऐसा हो जाना चाहती है उसके लिए कि तू भी बस उसी की हो जाए? कहेंगे हाँ मैं भी उसी की हो जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वो मेरा ही हो जाए। तो मैंने कहा तेरे कितने अनुभव हैं पुरुषों के साथ ऐसे जिससे तूने चाहा कि वो तुम्हारा हो जाए? कहेंगे स्वामी जी मैं 7-8 पुरुषों के साथ मेरे संबंध रह चुके हैं। मैंने कहा सोच, तू एक ही की होना चाहती थी, लेकिन तुझे इसे गुस्से में कि वो एक का नहीं होता तो तूने उसे छोड़ छोड़ के 7-8 की हो गई। उसकी चरित्रहीनता तो फिर भी लॉजिकल है क्योंकि उसके स्पर्म्स का दबाव है, लेकिन तुम्हारी चरित्रहीनता तुम्हारा थोड़ा सा एक तरीके से इमोशनल कॉज के कारण है। और अगर हम कहें, अगर अब यहां पे ये बात आएगी इमोशनल कॉज बड़ा है कि फिजिकल कॉज बड़ा है? भाई ये भी तो प्रश्न आएगा ना कि इमोशन को आप बड़ा कह रहे हो कि फिजिकल को बड़ा कह रहे हो। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा, इमोशन तो बहुत बाद में आया, फिजिक्स सबसे पहले आई। अभी एक स्त्री को बहुत काव्य के गीत गा रही है और उसे खाना देना बंद कर दो 2 दिन 3 दिन, उसके काव्य के गीत बंद हो जाएंगे, क्योंकि बात तो फिर शरीर की आ जाएगी। तो जो कॉज अंत में बचता है, ऐसा ना, जो अंत में बचता वही मेन कहा जाएगा। तो काव्य जो है वो बीच में आया। देखो पहले 3 जरूरतें होती थी। हम इस पृथ्वी पे पहले ऐसे कहते थे कि जीवन के मूल 3 आधार हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान ने रोटी बहुत बना ली, कपड़ा बहुत बना लिया, मकान भी खूब बना लिए, बहुत से खाली पड़े। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो बहुत बन गया। आज के मनुष्य की जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान से आगे निकल गई। आज वो संबंधों में आनंद, प्रेम, इन सब की बातें कर रहा। तो ये 3 चीजों के बाद ही आई, लेकिन इन दोनों के बीच में आज भी ये चौथा आधार है जिसके बारे में अभी बात इनकम्प्लीट रह गई। मेरा मानना यह है कि स्त्री पुरुष के संबंधों में जो पहले 3 आयाम कहे जाते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, मेरा मानना है ये 4 थे। रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स। नीड्स हो गए ना, ये नीड्स है, वही नीड्स थे। और इसमें सबसे ज्यादा नीड्स पुरुष की सेक्स की है, स्त्री की कम है। स्त्री इतनी सेक्स की नीड से नहीं भरी होती जितना पुरुष भरा। हाँ उसकी भी होती है लेकिन लिमिटेड है। वो सेक्स में भी इसलिए जाना चाहती है कि उसको वहां पे भी एक प्रेम का आभास हो जाता है, थोड़ा आलिंगन का, थोड़ा किसी का सपोर्ट का, ये आभास होता है। इस आभास के कारण वो सेक्स में भी उतर आती है। लेकिन पुरुष की सेक्स की नीड बड़ी है। तो मेरा मानना यह है कि अगर दोनों के संबंधों में कहीं इतनी समझदारी लाई जाए, कहीं इतनी मैत्री लाई जाए कि पुरुष का चरित्रहीन होना भी एक क्वालिटी जैसा देखा जाना चाहिए, इसे डिसऑर्डर जैसा नहीं देखा जाना चाहिए। ये मैं पुरुष हूं भी, जीवन को अपने समझता भी हूं और बहुत लोगों के जीवन को समझता हूं, तब कह रहा हूं। लेकिन मैं स्त्रियों को इसमें, जहां पे अब स्त्रियां यहां पे अन्याय की बात करेंगी, ज्यादातर स्त्रियां ये कहने लग जाएंगी, अब आप ही हैं, कहने लग जाएंगी कि पुरुष ऐसा क्यों नहीं करते, पुरुष को भी तो जलन हो सकती है, हम किसी के पास चले जाएं, पुरुष को भी तो, आप ये कहेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वो ऐसा होता भी है, होता है। मैं ये मान रहा हूं। लेकिन जब मैं अब यहां पे शुरू से बात आ जाए, आपके रोग आप ठीक करो, उसका रोग वो ठीक करे। मैं दोनों को रोगी बता रहा हूं। रोग तो जेलसी का ही है ना? रोग केवल जेलसी नहीं, रोग दोनों के अलग अलग हैं, दोनों के अलग अलग हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब पुरुष को जेलसी उठे या पुरुष को क्रोध उठे, जेलसी ही क्यों, और भी देखो, क्रोध उठे, सेक्स उठे, है ना, ईर्ष्या उठे, कुछ भी उठे, तो एक पार्टनर को चाहिए कि उसके साथ बैठ के डिस्कशन करे। जैसे एक टीम वर्क होता है, टीम में बैटिंग करने एक आदमी गया, उसने कहा तुम्हारा फर्ज है भैया 50 रन तो मार के आना, तभी जीतेंगे। अब तुम ध्यान रखना, तुम्हें स्लो खेलना। ये एक समझाते हैं। अब यहाँ पे वो कह, हमें नहीं मालूम, तू जो करके आ, ऐसे काम नहीं चलेगा टीम वर्क में मिलके। तो मेरा मानना यह है कि जब जिसके रोग बढ़े तो दूसरे के साथ बैठ के एक डिस्कशन करना चाहिए कि यार ये रोग हैं। पुरुष कहे कि यार ऐसा हो रहा है कि मुझे तेरे साथ आनंद नहीं आ रहा, मैं किसी और स्त्री की तरफ आकर्षित हो रहा हूं। तो स्त्री समझे कि क्यों आकर्षित हो रहे, उस पर बात हो सकती है, उसके तरीके निकल सकते हैं कि क्या कारण है, या फिर चलो भाई ठीक है तुम भी चले जाओ, देख लो जाके। कभी स्त्री की कोई बात उठे, स्त्री भावात्मक बात करे। जैसे मेरा एक मित्र था,
मैं थोड़ी देर की बात बताना चाहता हूँ, थोड़ी है मजाक की, लेकिन समझना। मेरा एक मित्र था, वो कहता था मेरी पत्नी मुझसे बहुत नाराज है, मैं उसे समय नहीं दे पाता स्वामी जी, दिन भर काम में लगा रहता हूँ, समय दे ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा आजकल सबसे अच्छा तरीका है मोबाइल। तू मोबाइल में रिमाइंडर लगा, रिमाइंडर लगा, रिमाइंडर में मैं तुझे बता देता हूँ किस रिमाइंडर के साथ क्या बातें करनी। दोपहर में रिमाइंडर लगा, फोन कर, और खाना खा लिया नहीं खाया, क्या खाया आज है, थोड़ी सी बात कर, थोड़ी दोपहर में रिमाइंडर लगाओ। और बच्चे क्या सो गए नहीं सो गए हैं, और वो क्या उसके पढ़ाई चेक कर लेना थोड़ा सा। शाम को रिमाइंडर लगा, हाँ पहुंचेंगे देखो 9 बजे के आसपास, कुछ बना लेना अच्छा सा, है ना, तो और क्या चाट लेता हूँ है, थोड़े से गोलगप्पे वगैरह। बोला स्वामी जी इससे क्या होगा? मैंने कहा करके देख। ये छोटे छोटे से रस हैं उसके, जो उसे दिए जा सकते हैं, और उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने गोलगप्पे लाए स्वामी जी के कहे पे लाए, उसके लिए लाए, उसके लिए पर्याप्त हो जाता है, उसे तुमने थोड़ा ध्यान किया। फिर दूसरी बात मेरी चालाकी भी है, यदि आप रोज ऐसा करने लग जाते हैं तो एक दिन ये आपका स्वभाव भी बनेगा, आपके अंदर से केयरिंग आएगी। हो सकता है शुरू में मेरी वजह से करें, बाद में आपको अच्छा लगने लग जाएगा। कई बार ऐसा हुआ, मैंने कई पुरुषों को इस तरीके से, जो जुड़े तो थे सेक्स के लिए, लेकिन बाद में उनके अंदर से प्रेम पैदा करवाया। ट्रिकी है, क्योंकि प्रेम जो है वो एक संतुष्टि के बाद आता है। मैं बहुत लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, और एक बात मैं बता देना चाहता हूं। एक स्त्री और एक पुरुष के बीच सेक्स संबंध की बात आती है, पुरुष के अंदर सेक्स का उतावलापन ज्यादा हो सकता है, स्त्री की मांग हो सकती है कि फोर प्ले की मांग, और तरीके की इमोशन या टच, इसकी मांग हो सकती है। मैं बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता जब मनुष्य या पुरुष जो है सेक्स से निपट लेता है, उसके बाद वो ज्यादा अच्छे ढंग से स्त्री को गले लगा सकता है? ये बात अलग की है कि बहुत से पुरुष पलट के लेट जाते हैं, वो तब लेट जाते हैं जब स्त्री उनसे खिसियाहट से बढ़ती। लेकिन अगर उसे सपोर्ट करे, पूरे वक्त सपोर्ट करे, तो पलट के नहीं लेटेंगे, फिर वो शायद अपने कंधे पे लेटा लेंगे थोड़ी देर के लिए, शांत होकर बच्चे की तरह लेट जाएंगे। तो पुरुष को अपना संतुष्टि मिली और स्त्री को अपनी संतुष्टि मिली, लेकिन आफ्टर दैट, भोजन मिलने के बाद, उसके बाद वो चीज उसमें आ पाती है। लोग इस चीज को समझते नहीं। अब स्त्री कहती है कि ये तो एक मेरा शोषण हो गया। आजकल तो एक नई व्यवस्था चली हुई है, वो सरकार ने कह दिया है, कानून बन गया है कि पत्नी की इच्छा के बगैर संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में। अब भाई आदमी को बलात्कार का ही डर लगा रहे है ना, और बलात्कार का डर क्या, हर स्त्री के घर में एक बलात्कारी घूम रहा है, जिस दिन उसका मूड खराब होगा बलात्कारी हो जाएगा। यार कमाल है, कल तक हम इसको प्रेम की संज्ञा देते थे, अब बलात्कार की संज्ञा मिलने लगी। लेकिन इसमें दोष कानून का इतना नहीं है जितना उन स्त्रियों का है जो सिर्फ झंझट करती हैं, जो सिर्फ लड़ी कि हमें अधिकार नहीं मिला, इन्हें मिल गया, इनको नहीं मिला, इन्हें मिल गया। कानून बेचारा क्या करे, अब उसे स्वामी जी तो है नहीं, वो तो सोल्यूशन की बजाय कहता अच्छा तुम क्या चाहती हो, जबरदस्ती, अच्छा ठीक है लिख दिया, जाओ, दोस्ती नहीं होगी। तुम्हें क्या चाहिए, संपत्ति में अधिकार चाहिए, लो आदि ले जाओ, तुम चुप रहो बस। असल में वो जो जज लिख रहा होता ना फैसला, उसका भी अपनी पत्नी से मुंह डाउन होता, वो भी इसीलिए लिख ले, जाओ, ऐसा होता है। मैं ये बात कह रहा हूं, सबसे पहले हमें, जब हम कहते हैं स्त्री, जैसे सपोज दैट स्त्री में जलन उठी और पुरुष ने कहा कि भाई मुझे ऐसा ऐसा दूसरी स्त्री आकर्षित करती, तो स्त्री कहती तुम देखो गड़बड़ कर रहे हो, मुझे जलन उठ रही है ना, तो पुरुष कहता देखो जलन गलत है, मानो मेरी आधार पे कहे कि देखो जलन गलत है, स्वामी जी ने कहा तो पत्नी तुरंत कहेगी अच्छा मैं कहीं अगर चली जाऊं तो ये ऐसा हो गया कि आप एक रोगी को ठीक करने की बजाय उस रोगी को इरिटेट कर रहे हो, है ना। यहां पे पुरुष भी अक्सर ऐसा करेंगे, मेरी बात का पुरुष भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा ये नहीं कह रहा हूं कि फायदा उठाने, मैं बल्कि दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि परसेंटेज बाई पुरुष 98% ऐसे ही होते हैं कामुक, 2% होते हैं जिनका जेनेटिकली गड़बड़ कह लो या शायद इंप्रूवमेंट कह लो उसके कारण वो लोग अपने संतुष्ट रहते हैं, जैसे चल रहा है। 2% आदर्श है, एक राम एक शंकर, ये आदर्श है।
तो ये तो 2% नेचर का है। नेचर का है। उसी प्रकार 98% स्त्रियां डिसेंट होती हैं, 98% स्त्रियां समर्पित होती हैं, एक ही के साथ जीना चाहती हैं, पूरा डिसेंसी होती। 2% ऐसी होती हैं जो हनुमान की तरह हो गई होती हैं, उनका फिर वही बात, या तो ग्रो कर गई हैं या नीचे गिर गई हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो 2% इधर भी, 2% इधर भी। ठीक है। एक्चुअली कारण तो मैं मतलब बीच में रोकना चाहूंगी नहीं, बात आपको। नहीं। ये कहना चाहूंगी कि मतलब स्त्री या पुरुष हम्म। दोनों एक दूसरे को मतलब पोजेस करना चाहते हैं, और वो डरते हैं कि अगर वो मतलब चले जाएगा तो फिर उनकी हलचल वैसी मतलब प्यार मुश्किल से मिला था, और फिर उनको लगता है इसकी वजह से कहीं और दूरियां ना आ जाए। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब सोच मतलब है जिस कारण से मतलब डिफरेंसेस आने देखो लगे। ऐसा है, पहली बात तो है कि अगर आदमी को सोना ना मिला हो, सोना, तो उसको पत्थर भी होता है तो वो कहता है इसे भी बचा के रख लो। सच बात तो यह है कि जब आप खुद बहुत स्पष्ट कह रहे हो अपनी बात में, नोटिस करना, आप कह रहे हो कि जो कुछ मिला है प्रेम वो भी ना खो जाए, जो कुछ मिला है अभी आप ही कह रहे हो जो कुछ थोड़ा बहुत, ये प्रेम मिला ही नहीं। प्रेम तो पूरा ही मिलता है, जब मिलता है पूरा ही मिलता है। थोड़ा बहुत मिला तो वो कभी कभी मिल जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, वो उसकी बात कर रहे हो, वो गड़बड़ वहीं पे हुई है। मैं एक बड़े इस अच्छे ढंग से बात कहना चाहूंगा, और बहुत गजब की बात है, फिलोसफिकली बहुत गजब की बात है अगर इसको इम्प्लीमेंट करें। जो पति पत्नी बिस्तर में, एक ही बिस्तर में कपड़े पहन के साथ सोते हैं, उनके कभी भी संबंध अच्छे नहीं हो सकते आगे के लिए। ये आपने क्या कह दिया? जो पति पत्नी मैंने देखा ना, पति पत्नी अपना व्यक्तित्व बना के, ध्यान में एक बात कही जाती है कि ध्यान में जब उसने गाउन का आविष्कार किया, या सन्यासी लोग चोगा टाइप का पहनते हैं इस तरीके का, या महावीर नग्न हो गए, तो ध्यान में लोग ज्यादातर अपने शरीर को 2 हिस्सों में बटा हुआ देखते हैं, कमर से नीचे, कमर से ऊपर। और जो व्यक्ति 2 हिस्सों में अपने शरीर को बटा हुआ देख रहा है वो आत्मा नहीं पा सकता। उसी तरीके से 2 पति पत्नी के बीच यदि शरीरों के पर्दे हों, शरीरों की गिलानियां हों, तो ऐसी कंडीशन में कभी भी उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं हो सकते। दूसरी चीज, फिलोसफिकली बात कह रहा हूं तो मैं ये भी कह रहा हूं कि यदि पति पत्नी के बीच में बहुत लोग वस्त्रों को नहीं हटा पाते तो उसका एक रीजन होता है उनकी अनफिट बॉडी, बहुत मोटा होना, बहुत पतला होना, या कोई भी और रीजन, कॉन्शियस हो जाना। कॉन्शियस तो हो, लेकिन तुम अपने पे पर्दा डाल के, और बस जैसे कि कुछ औरतें होती हैं, मैं जानता हूं, रियलिस्टिक बात यह है, मैं उनके व्यक्तिगत रूप से मिला हूं, मैंने देखा है कि उनका चेहरा बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर पूरे बॉडी का फोटो ले लो तो उनके निकट शायद कोई ना आए, है ना, लेकिन वो सेल्फी ले लेके और 500 लाइक और 600 लाइक इसमें डटी हुई हैं और धोखा होता है। फिर वो सेल्फी ले लेके उनके बहुत पुरुष उनकी तरफ आई लव यू बोलते हैं, अंदर से सेटिस्फाई होती हैं, देखो मैं बहुत खूबसूरत हूं, है ना। फिर अचानक किसी दिन एक ऐसा होता है, उनमें से कोई एक देवता टाइप का पहुंच भी जाता है मिलने, वो भागता है बहुत तेज, फिर क्योंकि वो अब चेहरे को कब तक प्यार करेगा। तो स्त्रियों के साथ भी ऐसे कोई पुरुष भी हैं, पुरुष भी कुछ ऐसा करते हैं। मेरा मानना यह है कि जब कोई 2 लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं तो उस कंडीशन में उन लोगों को एक बिस्तर में जब एक शरीर बन के रहते हैं तो उनकी जो कमियां होती हैं, ये बहुत अलग सी बात कह रहा हूं, 2 लोग जो अपने बिस्तर में बिना कपड़े के सोएंगे, धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर वो लक्षण प्रकट करने लग जाएंगे। उनकी, जिस प्रकार आप किसी से गले मिलते हो, ऑरा क्षेत्र एक दूसरे का मिल जाता है, आप तो रेकी मास्टर हो, आपको पता होगा, ऑरा क्षेत्र जब मिल जाता है, इसी को हक करने का फायदा करते हैं। उसी तरीके से जब 2 शरीर एक जैसा चिंतन करते हैं तो दोनों शरीर में सिमिलर बातें पैदा होंगी, या तो वो दोनों मोटे होंगे या दोनों पतले हो जाएंगे। उनके अंदर एक चीज आएगी, कहीं ना कहीं शरीर भी बहुत आदान प्रदान करता है इन चीजों का, है ना। आप तो ये चीजें, अब मैं ये बात
इस ढंग से भी कह सकता हूं, आप तालाब पे नहाने वाले लड़कों के ग्रुप देख लीजिए। गांव में जो लड़के अपने दोस्त हैं और तालाब में जाके नहाते हैं, जी। है ना, वो लगभग एक ही शरीर के पाए जाएंगे। थोड़ा बहुत 19-20 अंतर होगी, पतले दुबले एक ही से एक ही टाइप के। अच्छा। हाँ, ये बात अलग की है कि अभी आप तालाब की जगह आप बात करने लगो, जैसे कि वो आजकल वाटर पार्क होते हैं, उसमें एक टुनटुन उतर रहा है और एक पतला उतर रहा है, सब डिफरेंट डिफरेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये लोग एक दूसरे के शरीरों से सीख नहीं रहे। ये तो कभी कभी कोई नोएडा से आया और कोई ग्रेटर नोएडा से, कोई कहीं मिक्स से हो गया सब। अलग से आके एक जगह इकट्ठे हो गए, है ना। ये तो, लेकिन जो दोस्त एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ नहाते हैं तालाब में, तो इनकी फिजिकें भी एक जैसी लगभग हो जाती। बहुत माल की बात है ये। ऐसा मतलब बाहर का उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पति पत्नी को तो तुम देखोगे नहीं, वहां तो देख सकते हो। इसलिए एक उदाहरण मैंने बाहर का दिया। तो ऐसी ये चीजें बेसिक बातें हैं। और जब दोनों का शरीर पर्दे डाल के अपने आप को अच्छा सिद्ध नहीं करेगा तो उसको फिर अच्छा होना पड़ेगा। और मेरा मानना यह है कि सेक्स में पुरुष पूर्ण रूप से उसी स्त्री से संतुष्ट हो सकता है जिसकी फिजिक अच्छी हो। अब यहाँ पे मैं बात आ गया हूं उस जगह पे जहां पे मैं पुरुषों को भी वो इलाज देना चाहता हूं कि एक पुरुष एक ही स्त्री के साथ आजीवन संतुष्ट रह सकता है। ये बात अलग की है, वो जाए संतुष्टि उसकी एक स्त्री से पूरी हो सकती है, लेकिन वो तभी संभव होती है जब उसके दिमाग की सभी परिकल्पनाएं पूरी हों। अब परिकल्पनाएं क्या हैं, इनको थोड़ा सा वॉच करो। परिकल्पना शुरू होती है हमारे स्पर्म से। एक पुरुष जब किसी स्त्री के अंदर सेक्स की मांग भरता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर का एक शुक्राणु उसके आंख के माध्यम से स्त्री को कंटेनर की तरह देखता है। तो ऐसी बात होती है कि एक स्पर्म्स आंख से जब देखता है कि मुझे अब मैं पूरा जवान हूं और मैं जाने को तैयार हूं और मैं बनना चाहता हूं बच्चा, तो कहीं ना कहीं वो कंटेनर देख के आकर्षित होना ऐसे ही होता है कि मुझे इसी तरीके का गर्भ चाहिए। तो एक स्पर्म्स है वो कहता है मैं मोटा होऊंगा, तो मुझे इस स्त्री में होता तो मैं मोटा पैदा हो जाऊंगा, मेरे लायक ये है। एक स्पर्म्स कह रहा है मेरे लायक पतली स्त्री है, एक स्पर्म कह रहा है मेरे लायक लंबी स्त्री। ठीक है। लेकिन आपके अंदर तो 3 अरब से ज्यादा स्पर्म्स होंगे जब पूरे लाइफ में। अब 3 अरब तो बच्चे नहीं पैदा कर पाओगे ना, और एक बार के आपके ऑर्गेज्म में ही करोड़ों स्पर्म्स निकल जाते हैं। पहुंचता तो कोई एक आध है, और एक आध भी वही पहुंचता है जो बहुत ताकतवर होता है। फिर दूसरी बात, स्त्री पुरुष के संबंधों में आप रोज संबंध बना रहे हो, बच्चा तो कभी सालों में एक आध बार आ रहा है, बाकी वक्त तो स्पर्म्स जाया ही हो रहे हैं। लेकिन दिमाग को परेशानी क्या है, मैं ये कह रहा हूं बच्चा तो एक ही आध पैदा हो रहा है, लेकिन दिमाग को तो परेशान कर रहा है कि लंबी स्त्री चाहिए, छोटी स्त्री चाहिए, बड़ी स्त्री चाहिए। संतुष्टि तो उसको नहीं मिल रही ना। ठीक है। ऐसे में एक और चीज है यहां पे जिन्होंने काम किया, मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूं, गजब का काम किया उन्होंने, और वो था कामसूत्र। कामसूत्र के पोस्चर में उन्होंने कुछ बातें कहने की। एक स्त्री जो बहुत मोटी हो सकती है लेकिन किसी खास पोस्चर में वो पतली लगने लग जाती है। एक स्त्री जो बहुत पतली हो सकती है किसी खास पोस्चर में वो थोड़ी सी मोटी लगने लग जाती है। आदमी का जो मूड होता है, जैसे कि पोस्चर्स बने, तो एक आदमी हमेशा ही एक सारे पोस्चर्स नहीं करता, हमेशा ही सारे पोस्चर्स में संबंध नहीं बनाता। वो कभी कभी अलग अलग मूड में कभी कभी पोस्चर्स होते हैं। जो पति पत्नी हैं उनमें ऐसा होता है, महीने में एक आध बार 2 बार ऐसा बनता है कि आज हम लोग अलग अलग पोस्चर्स में कुछ सेक्स में उतरे। तो उसका रीजन ये होता है कि पुरुष के दिमाग पे वो दबाव बन चुका होता है उस तरीके की स्त्री का। तो यदि वो उस पोस्चर्स में यूज करना चाहता है, लेकिन सारे ही पोस्चर्स बहुत टेक्निकल हैं। कभी कभी हमें एक ऐसी स्त्री की मांग होती है जो मित्रवत हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं हमारे अंदर, कुछ स्पर्म्स ऐसे भी होते हैं जो मित्रवत जो गर्भ मिले उसमें जाना चाहते हैं। तो ऐसे में कुछ पोस्चर्स ऐसे होते हैं जो मित्रवत ही किए जा सकते हैं, लेकिन सारे ही पोस्चर्स का अपना अपना एक विज्ञान है, और उस विज्ञान के तहत सारे ही पोस्चर्स तभी करने में कोई सामर्थ्य रख सकता है जब वो फिजिकली फिट हो। अगर फिजिकली फिट नहीं है तो सारे पोस्चर्स नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं फिर भी इनकम्प्लीटनेस रह जाएगी।
इसलिए स्त्री पुरुषों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि केवल फेस ही नहीं होता, सब कुछ, शरीर भी कुछ होता है। मैं इन बातों को जब कहता हूं, हो सकता है बहुत सी स्त्रियां मुझसे नाराज हो रही होंगी बैठी हुई, बोले ये कमीना आया मेरे पति को भड़काने, है ना। लेकिन मैं भड़काने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूं, तुम ऐसे भी सोच लो। मैं भड़काने थोड़ी ना, मैं जगाने ही आया हूं। तो बहुत बहुत समझदारी की जरूरत है हमें अपने संबंधों में, हमें स्त्री पुरुष के बीच में एक ऐसा माहौल बनाना है कि हम उनकी विवाह इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बेटिया अब तुम वहां जाके चौका बर्तन देख लेना, अब बेटा अब तुम्हें बहू मिल रही है, अब जे तुम जो है अब हमारी सेवा करी। नहीं, हमें दो लोगों को ऐसा जोड़ना है कि इन दोनों के संबंध आध्यात्मिक हों। आध्यात्मिक संबंध तभी हो सकते हैं जब सातों रोगों की मुक्ति की तरफ बढ़ते हों। मुक्ति तभी हो सकती है जब ये रोग इससे कह पाए और ये रोग इससे कह पाए, और दोनों मिलकर समाधान बेहतर निकाल सकते हैं। मेरे जैसे इंसान का तो कभी कभी काम हो सकता है काउंसलिंग का, समाधान तो आपस में बैठ के ज्यादा अच्छे निकल सकते हैं, लेकिन आरोपण करके नहीं निकल सकते। ज्यादातर होता यह है कि बैठते हैं बात करने, लेकिन जूता लात शुरू हो जाती है, अंत जूता लात में होता है। डिस्कशन से पहले ही कुछ और बात हो जाती है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि दोनों को इस तरीके की समझदारी सिखाई जानी चाहिए घर से। अब हम अम्मा बाप को ये तो सिखाते हैं, देखो एक माँ अपनी बेटी क्या सिखाती, बेटा देखो खाना अच्छा बनाई लो, जाओगी खाना बनाने पड़ोगे। उसके अलावा कुछ ये सिखा रही है, बेटा देखो थोड़ा सच सवर के रहना, आदमी को सजी सवरी स्त्रियां अच्छी लगती हैं, है ना। फिर थोड़ी बहुत कुछ और समझा रही, खाना आना ठीक देना, और देखो गुस्सा हो तो तुम भूलियो ना, है ना, ऐसे गड़बड़ है। और देखो बेटा अब हमने तो अपनी कर दी जिम्मेदारी पूरी, अब तुम्हें तो पूरी जिंदगी अपने घर ही बितानी है भाई, देखे है ना। अब तुम कुछ ऐसा मत करियो कि वापिस आई वो फिर अच्छा ना है, भी दे दिया, एडवाइस भी दे दी, तो हाँ सब कुछ वो अपने मतलब अपना काम निपटा दिया। और निपटे, लड़की निपटे, असल में लड़की को निपटा रहे हैं लोग। ये निपटाना बहुत बड़ी झंझट है। मेरा मानना है यहाँ चुनाव होना चाहिए। स्त्री की बहुत बड़ी गरिमा थी उस समय इस देश में, जब स्त्री के लिए स्वयंवर होता था। स्वयंवर ऐसा नहीं होता था कि बाप कहता था कि मेरी लड़की को बोले जाएगा तो हमें सेटिस्फाई कर देगा। असली बात होती थी, स्वयंवर भी अलग अलग होते थे। तो एक पिता अपनी पुत्री के संबंध में समझता था कि इसे कैसा पुरुष संतुष्ट कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन में उसी की योग्यता के हिसाब से वो स्वयंवर का निर्माण करते थे, और जब कोई उसको जीत जाता था तब वो स्त्री को पा सकता था। स्वयंवर से ज्यादा ऊंचा सम्मान कभी भी इस पृथ्वी पे स्त्री को किसी ने नहीं दिया। स्वयंवर सबसे ऊंचा सम्मान है। लेकिन स्वयंवर हो, एक स्त्री अपने आप अपना वर चुने, लेकिन वो वर भी इसलिए नहीं होना चाहिए कि आई लव आइसक्रीम बिकॉज आई ईट आइसक्रीम। ये बात में कभी राजी नहीं होता। दोनों एक दूसरे की ऊंचाइयों के लिए। हाँ, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं कितना भी समझाऊं ऊंचाइयों के लिए चुने, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, तो फिर तलाक आधार है। फिर ऐसी स्थिति में जब नहीं मामला चल सकता तो तलाक एक बड़ा अच्छा आधार भी है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तलाक तक पहुंचने से पहले प्रयास तक बात पहुंचे, और वो प्रयास एक दूसरे को समझ का होना चाहिए। लेकिन एक और बात है जिसको बताना बहुत जरूरी है। अगर मध्य में आके आपने प्रयास किया, अगर आपने ये प्रयास ये किया कि अब 7 साल की हमारे जीवन में नरक फैल चुका है, चलो अब स्वामी जी के कहे पे प्रयास करें, तो इस प्रयास के रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। मेरे प्रयास को पहले दिन से ही शिक्षा शुरू होगी। मतलब हस्बैंड वाइफ शादी हो तभी से शिक्षा शुरू होगी, क्योंकि अभी दोनों इनोसेंट हैं, अभी दोनों वर्जन हैं। वर्जन दिमाग से भी, शरीर से भी, और भी चीजों से। वर्जनिटी बहुत ब्रॉड चीज है। तब जाके वो लोग एक नए जीवन का आरंभ कर सकते हैं। कई बार गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद हम प्रयास करते हैं। अगर गड़बड़ के बाद, अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं स्त्री पुरुषों में गड़बड़ हो गया, है ना, अब हो गए, गड़बड़ होते ही तभी तो आते हैं काउंसलिंग। अब मैं काउंसलिंग नहीं हूं भाई, मैं तो शुरुआत की बात कर रहा हूं। काउंसलर तरकीब है फिर। अगर गड़बड़ हो गई है ना, तो फिर काउंसलिंग का काम तो चलेगा, लेकिन काउंसलिंग आपकी एडजस्टिंग नहीं करेगा। जैसे मैं कह सकता हूँ, मेरी पत्नी और मेरे बीच गड़बड़ हो गई थी, किसी वजह से हमारे सन्यास की तरफ मूड बढ़ गया, उसका दूसरी तरफ
मेरे अपने तरीके से प्रेम की तलाश थी, वो अपने तरीके से। कोई बात नहीं, गड़बड़ हुई, हम थोड़ा सा बात आई, लेकिन एक लंबे समय बाद 14 साल के वनवास के बाद हम लोग फिर मिले। हमारी पत्नी के बीच बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई। अब हम लोग मिलते हैं तो पत्नी पत्नी जैसे नहीं मिलते कि कमरा नहीं तलाशते। अब हम लोग मिलते हैं तो बात करते हैं, है ना। जहां मुझे ख्याल रखना चाहिए, जिन जिन चीजों का मैं रखता हूँ, इस चीज का ख्याल रखता हूँ, भावनाएं ना भड़कें। जहां वो है वो समझ सकती है स्वामी जी का ऐसा जीवन है, स्वामी जी के जीवन में इस तरीके का प्रेम है, स्वामी जी का अपना एक यात्रा है, अपना एक संदेश देने का ढंग है, तो वो करे। वो ये नहीं कहती, वो तो ये कहती है आपका कभी आश्रम होगा तो मैं उसमें खाना बनाऊंगी, किचन में संभालूंगी। ये प्रेम की बात है। स्त्री को और पुरुष को एक और आयाम से भी समझे जाने की जरूरत है। दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। स्त्री के पास कैरेक्टर है कि वो स्वयं गंगा नहीं हो जाना चाहती। वो कहती मैं एक छोटी सी धार हूं, पहाड़ी से उतरती आती, जो गंगा में शामिल हो जाना चाहती। स्त्री अपने सपने पुरुष के सपनों में जोड़ के भी आनंदित हो जाती, लेकिन पुरुष अपने सपने स्त्री के सपनों में डाल के बहुत कम आनंदित हो सकता है। रेयर ऑफ द रेयर। स्त्री तो अपने सपने तिरोहित कर सकती कि मेरा कोई सपना नहीं। तो आज के जगत में एम्बिशन से स्त्रियां बहुत हैं, मेरे अपने एम्बिशन है। वो एम्बिशन भी बड़ा कबाड़ा करे हुए हैं, सब अपनी अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक ही गाड़ी में बैठे हुए सब अपनी अपनी गाड़ियां हाँक रहे हैं। वो भी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है ना। तो एम्बिशस जो है, ये अभी पश्चिम में खोज हुई कि जो हस्बैंड वाइफ एक ही काम करते हैं, एक ही काम में दोनों लोग अपनी ऊर्जा लगाते हैं, उस काम की सफलता की संभावना 98% होती है। 98% वो लोग सफल हो जाते हैं जो हस्बैंड वाइफ एक ही काम में होते हैं। एक ही काम करें, मतलब वो दोनों एक ही काम करें, एक ही ऑफिस हो, एक ही में दोनों लगे रहें, 98% सफलता होती। तो मेरा मानना यह है कि स्त्रियों में क्योंकि झुकने की सामर्थ्य ज्यादा है, स्त्रियों को अपने अपने अलग स्वभाव और काम की बजाय यदि प्रेम हो ही गया तो क्यों ना अपने पति के साथ उस काम में इंटरेस्ट लें, उस काम में लगें, ज्यादा अच्छी गति हो सकती। क्योंकि स्त्रियों का ऐसा स्वभाव है, स्त्री अपने स्वभाव के तहत थोड़ा झुक लेगी तो उसमें बुरी नहीं हो जाती, क्योंकि वो उसकी गरिमा है। मैं उसके काम के हिसाब से बता रहा। कई बार लोग कहेंगे आप तो स्वामी जी फिर पुरुष होके पुरुष वाली बात कर रहे हो, स्त्री को आप झुकना सिखा रहे हो। नहीं, स्त्री की गरिमा है, यही कारण था। इसी गरिमा के कारण स्त्री ही विवाह होके जाती थी, क्योंकि विवाह होके नए घर में ऐसे किसको धक्का दे दोगे। अभी सपोज दैट पुरुष को विवाह करके तुम ले आए, अब पुरुष आ गया, घर जमाई आ गया, अब सुबह अब बताओ वो कहे कि भाई उठो चाय बनाओ, अब पुरुष बड़ा मुश्किल में पड़ जाएगा। और सच बताएं तो पत्नी को ही पसंद नहीं आएगा कि मेरे माँ बाप को मेरा आदमी चाय बना के पिला रहा है। अब यही सिचुएशन अगर कल्चर के हिसाब की नहीं, बात हुई। मैं इंडियन कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी जगह की बात कर रहा हूँ। अगर पश्चिम में भी आप सोचो बहुत महानता घटित हो गई, ऐसा कहीं भूल में मत पड़ जाना। पश्चिम में तो सबसे ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं। लड़ाइयां चल रही है, इसकी वजह से चल रही है क्योंकि दोनों अपना एक अलग अलग अपना बना रखे। मैं वही तो, और क्या रहा हूँ, लेकिन स्त्री की गरिमा है, वो झुक सकती है भाई। स्त्री जहां भी, जिस जगत में भी स्त्री झुकी। देखो एक लेखिका हुई हैं बहुत अच्छी, उनका नाम मैं भूल जाता हूं बोलते वक्त, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी, अमृता प्रीतम ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उन्होंने कहा था पुरुष का स्वभाव है कि वो लूट लेना चाहता है, स्त्री का स्वभाव है कि वो लुट जाना चाहती है। स्त्री जो लुट जाए वो पूर्ण हुई, पुरुष जो लूट सके वो पूर्ण हुआ। अब क्या उन्होंने कोई बहुत गंदी बात कह दी? नहीं, उन्होंने दोनों स्वभाव के बात कही। मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं कहता हूं पुरुष है बेल जैसा, तने जैसा, और स्त्री है बेल जैसी। स्त्री अपने आप तने की तरह सीधे नहीं बढ़ सकती, लेकिन स्त्री एक तने से लिपट के उससे भी आगे निकल जाती। स्त्री एक तने से लिपट के उसके आगे भी निकल जाती। मैं ये कह रहा हूं कि स्त्री अगर अपनी एम्बिशंस, अपना पैसा और सब कुछ करती ना, अगर आदमी के साथ उसके काम में जुट जाए, उसके स्वभाव में डूब जाए, तो आदमी वैसे ही बेचारा कहां हिसाब रखता है, अपना सब कुछ वो औरत के पास ही छोड़ देता है।
ये आज भी इतिहास है कि भले ही मर्द कितना ही कुछ कमा लें, कहीं कुछ कर लें, लेकिन उनसे ज्यादा पैसा उनकी पत्नियों के हाथ में ही रहता है। ये तो है। ये भारत ने बहुत अच्छे ढंग से रिसर्च की थी किन्हीं चीजों पे, इसीलिए उन्होंने जब 7 फेरों में बहुत सी चीजें बनाई तो उनमें बाकी सब चीजें जो भी सही बनाई, अब हमें पूरा फेरे याद भी नहीं, वरना हम उन पे भी पूरा विश्लेषण करते। एक फेरा याद आता, उन्होंने कहा कि जब भी कोई धार्मिक काम हो तो पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति का साथ दे। धार्मिक काम में पत्नी पति का साथ दे और उसका बायां हिस्सा बन के बैठे, बाईं तरफ। अब पहले के धार्मिक काम क्या होते थे भाई? पूजा पाठ, यज्ञ हवन, ये धार्मिक कार्य होते थे। लेकिन धार्मिक कार्यों की परिभाषा सदा से बदलती रही। धार्मिक कार्य में आगे चल के संन्यास भी आ गया, ध्यान भी आ गया, और ध्यान में भी सपोर्ट करो, संन्यास में भी सपोर्ट करो। जब मैं संन्यास के लिए ऐसे निकला तो मेरी पत्नी का निश्चित ही पीड़ा तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने रास्ता चुना तो आप बढ़ो। बुद्ध की पत्नी देखो, वो भी उनके साथ ध्यान में निकल पड़ी बाद में, लेकिन खो गई। तो क्या होता है, स्त्री की बड़ी गरिमा है खो जाने की, और पुरुष भी अगर लूट लेने की गरिमा ना हो पुरुष के अंदर, अब वो भी बोले अम्मा तेरी बताओ क्या कर लें। मैं सच बता रहा हूं, स्त्रियां चाहती तो हैं कि पुरुष झुक के उनकी बात सुने, लेकिन कोई भी स्त्री अंदर ऐसी नहीं होगी जो झुकने वाले इंसान से प्रेम कर सके। कोई स्त्री भी नपुंसक से प्रेम नहीं कर सकती। स्त्री चाहती है कि जिस पुरुष से मुझे प्रेम हो उसमें एक बल हो, उसमें एक डिग्निटी हो, उसमें बलशालीपन हो। नपुंसक टाइप का, बहन जी टाइप का कोई आ जाए तो उससे प्रेम नहीं कर सकती। तो मैं दोनों के कैरेक्टर्स के हिसाब से बातें कर रहा। तो मैं ये चाहता हूं कि इन सब विषयों पे चिंतन होना चाहिए 1 by 1 कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें हैं। हाँ, पर वही आप थोड़ा सा सम अप कर दें जो क्वेश्चन था कि कैसे मतलब ना हम चाहते हैं जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए। तो आपने बताया है कि दोनों के बीच में एक अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग, प्लस उनकी जो भी बीमारियां हैं उस बीमारियों पे गौर करके अंडरस्टैंड करके उसको निकालें। तो मेरे हिसाब से तो इनडायरेक्टली ये है कि हमको ऐसा एक मतलब स्कूल खोले या फिर एक ऐसा जगह बने जहाँ लोगों को प्यार और इस तरीके से भाई प्यार की कोई शिक्षा नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, ऊर्जा को बहना नहीं सिखाना पड़ता है, पानी को बहना नहीं सिखाना पड़ता है। पानी के आगे जो रास्ते में रुकावटें आ गई उन्हें हटा दो, पानी स्वयं बह जाता है। 2 पति पत्नी जंगल में अकेले छोड़ दो, उनके बीच से कोई रोग नहीं रहेगा। समझो बात को। 2 पति पत्नी ऐसे थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, इतिहास गवाह है। कृष्ण के पिताजी, कृष्ण की माताजी, दोनों लोग जब रहे जेल में और लंबे समय तक रहे, तो अब जब जेल में ना तो कोई जेलसी बची, कुछ भी नहीं बचा उनके अंदर से, ना ईगो बचा, ना तू उतर जाएगी ना वहां जाएगी, ना इनसिक्योरिटी बची कि कल को कहीं छोड़ ना दे। एक ही जेल में है, तो इतनी ऊंचाइयों को उपलब्ध हुए कि उनकी कोख से कृष्ण पैदा हुए। तो मेरा मानना है कि पति पत्नी को कृपा करके शिक्षा देने का काम तो बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। शिक्षा नहीं तो सत्यानाश किया है। आप कह रहे हो कि और स्कूल खोल लो, ये घर घर तो स्कूल खुले हुए हैं। सास सिखा रही, ससुर सिखा रहा, भाई सिखा रहा, भावत सिखा रही, न जाने क्या क्या सिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें सिखा रहे हैं जिन्हें उन्हें खुद भी नहीं पता, क्योंकि इस देश की तो खासियत यही है, जिसे खुद कुछ पता नहीं वो ज्ञान बहुत देता है। इसलिए स्कूल तो बिल्कुल ना खोलो। मेरा मानना है कि ज्यादा से ज्यादा पति पत्नी को अकेले रहने के मौके मिलने चाहिए। हमारे देश में कितना अच्छा कंसेप्ट एक बाहर का ही चुरा हुआ है, लेकिन बहुत सही था कि पति पत्नी शादी हो, उसके बाद हनीमून पे जाएं। शादी बाद से जल्दी जल्दी हनीमून पे जाएं। हनीमून का मतलब कम संग वक्त और बिना कपड़े वाला वक्त, है ना? सीखे, समझे, एक दूसरे को जाने पहचाने, मैत्री, मित्र बन के लौटे। जब मैंने कहा बराबरी का अधिकार, वो मित्र बन के लौटे। लेकिन यहाँ तो ससुरा चक्कर ये है कि पति पत्नी तो जो हनीमून पे भी जाते हैं वहां भी सास ससुर की देशना संग जाती कि बेटा ये लड्डू बना के रखते रहे, ये खा लेना वहां पे।
और ध्यान रखना, वो पूरी शिक्षा दे के भेजते हैं, अरे दोनों को ऐसे ही भेजो, जो करना है करें, गड़बड़ होना है हो, सीखने दो, ज्यादा अच्छा सीखेंगे। यहाँ दूसरों की शिक्षा ने बहुत बिगाड़ा है। कृपया करके प्रेम के स्कूल की बात नहीं होनी चाहिए। हो बात तो इतनी कि दो व्यक्ति खिले खिले दिखें, तब कंपटीशन पैदा होता है। जब ये कंपटीशन पैदा हो सकता है कि उसकी कार अच्छी है, हम वैसी कार लें, तो ये कंपटीशन नहीं पैदा हो सकता कि यार दोनों साले बड़े मस्त दिखाई देते हैं, हम भी मस्त दिखाई दें। ऐसा होता है, दो मस्त लोगों को देख के भी मस्ती की याद आती है, फिर प्रयास शुरू होते हैं। हाँ, एक चीज की शिक्षा हो सकती है जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं, वो शिक्षा सिर्फ इतनी है कि भाई दोनों के जीवन का लक्ष्य जो है वो धर्म होना चाहिए। जब जब तुम भटकोगे, देखो धर्म की बड़ी खूबी है कि धर्म ऐसा है, हर समस्या का समाधान देता है। आप जैसे ही भटकने लगे वैसे ही बैठ के धार्मिक हो जाओ। दो सन्यासी यदि प्रेम करके और विवाह में पड़ेंगे, उनके भटकने की संभावना कम रहेगी बजाय उन लोगों के जो दो सांसारिक कारणों से पड़े। सन्यासी जब संग में जुड़ेंगे और वो ईगो आएगा, देखो ईगो गलत है, ईगो पे चिंतन करो, तुम्हें ईगो आ रहा है, तुम्हें जेलिसी आ रही है, इस पे चिंतन करो, चिंतन करो तो सपोर्ट भी तो होगा। तो जब तक ध्यान ही ना हो जाए वो प्रेम नहीं करें। अब तुम्हारी सारी लॉर्ड फेयर के स्कूल, क्या स्कूल बोलने कोई कंसेप्ट है? तुम टीचर तो नहीं रहे, तुम टीचर तो नहीं रहे हो पहले। हाँ, यही चक्कर है ना। असल में हमारे पापा जो थे, हमारे पिताजी, वो बहुत पहले मतलब जवानी के दौर में जब संघर्ष करते थे तो मजदूरी की उन्होंने, मतलब ना मजदूरी की। तो मजदूरी की तो मजदूर तो क्या बनना चाहता है? मजदूर मिस्त्री बनना चाहता है। मजदूर का सपना होता है मैं मिस्त्री बनूं। तो बेचारे मजदूरी तो की, मिस्त्रीगिरी कभी नहीं कर पाए। उसके बाद बिजनेस में पड़ गए और बिजनेस में सफल हो गए। तो जब भी कभी घर में कहीं कुछ टूट फूट हो जाती थी तो अपने अंदर का मिस्त्री निकाल लेते थे। तो अपने कन्नी मिला के रखी हुई थी, अपना सीमेंट भी रखा रहता था हमारे घर में, और वो अपना छोटी छोटी जगह टीप वीप करते रहते थे। तो तुम भी वही काम कर रही हो। तुम्हारा कहीं ना कहीं टीचरपन जो इनकम्प्लीट रह गया अंदर से, वो बढ़ के हर जगह टीचिंग नहीं हो सकती। लेटरिन करने की कोई टीचिंग नहीं है, लेकिन सब बच्चे लेटरिन कर लेते हैं। पेशाब करने की कोई टीचिंग नहीं है, टीचिंग कर लेते हैं। ये इनबिल्ट प्रोग्राम है। जानवर के किसी बच्चे को कोई दूध पीना नहीं सिखाता, लेकिन सब दूध पी लेते हैं। आपको विश्वास मानिए, संभोग भी ना सिखाया जाए आदमी कर लेगा। जिसने कभी भी जिंदगी में नहीं किया वो भी पहले दिन फिर कर ही देता है जैसे। लेकिन अगर आप उसको ट्रेनिंग देने लग जाए, ट्रेनिंग गलत है। आप सिर्फ इतनी समझ दीजिए भूल कहां से हो सकती। मैंने आपको वो बातें नहीं बताई जिससे आप अच्छे हो सकते हैं, मैंने वो बातें बताई जहां से भूल हो सकती। मैंने आपके पत्थर को आगे से हटाया, पानी को बहने दिया। मैंने शादी नहीं हटा दी, लोग तो शादी हटा दे रहे हैं, शादी मत करो। वो वहां पे तो कह सकता हूं जिस तरीके के प्रोसेस में चल रहा वहां गड़बड़ है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर करो, समझदारी के साथ उतरो और सब कुछ सीख जाओगे। तो शिक्षा नहीं देनी है, शिक्षा ने बहुत नुकसान किया, शिक्षा नहीं देनी है, इसमें कुछ और होना है, और वो है इनको छोड़ देना। हाँ, आध्यात्मिक थोड़ी सी समझ, आध्यात्मिक समझ तो पंडित भी दे देता है, लेकिन हम लोग पंडित के फेरे तो इस टाइम पे कराते हैं जब नींद बहुत आ रही होती। देखो मेरा मानना यह है कि अगर समझ देनी है तो हम चारों तरफ से हट जाएं। पंडित फेरों के वक्त सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है भीड़। कायदे में लड़का लड़की को पंडित के साथ अकेला छोड़ना चाहिए। पंडित अकेले में इत्मीनान से समझाए, वो भी ऐसे वक्त मत छोड़ो कि तुम शादी हो चुकी है, विदाई होने वाली होती, उससे पहले तुम, विदाई के बाद फिर सुहागरात होने वाली होती। तो अब लड़के का सारा ध्यान सुहागरात में होता है कि वो पंडित की देशना में होता है। तो मेरा मानना है कि पंडित जो फेरों में सिखा रहा है, या तो ये तब हो जब शादी होने में भी महीना भर बाकी है, पहले हो जाए तो कोई बात नहीं, महीना भर टाल रहा है, इसकी बात सुन के भी टाल लेगा, या फिर शादी के बाद जब हनीमून वगैरह निपट जाए तब पंडित को आना चाहिए, फिर समझाए कि अब समझो ये बातें, तो थोड़ी सी अच्छे ढंग से समझ पाएगा। बेसिक चीज बस वही समझाने की है कि बेटा तुम दोनों जुड़े हो, तुम्हारे, अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं
लड़की को कह रही है माँ, बेटा जब तू अपने घर जाएगी तुझे एक राजकुमार मिलेगा। अब वो राजकुमार मिलेगा ये दुष्ट पता नहीं है ना। तो ये सब सिखाओ मत। राजकुमार मिलेगा तो सोच में कल्पना बन जाती है। अब कुछ माएं समझाती, देख मैं तुझे बता रहा हूँ, गलत बोलेगी खूब पिटेगी। वो बेचारे पहले से ही उसे पिटने की तैयारी कर रही कि मैं पिटूंगी तो कैसे एडजस्ट करूंगी। उसे कुछ मत सिखाओ। सिंपल सी बात अगर कहनी है तो बेटा देखो आप जा रहे हो ना, जहां जा रहे हो वहां कोई भी परिस्थिति हो सकती है। हो सकता है आदमी क्रोधी मिले, कुछ भी मिले, तो आपको उसके मुक्त करके आगे बढ़ना है। यही बेटे को भी शिक्षा होनी चाहिए कि कुछ भी मिल सकती है यार, कैसी भी मिल सकती, उसके साथ आपको उसकी ग्रो पे काम करना है। गालियां देके काम नहीं हो सकता, ग्रो पे काम करो। जो कि मेरा इस तरह से उसूल रहा है कि समस्या वही बताए जो समाधान दे सके, वरना समस्या ना बताए। जो अगर इतनी सी बात मान ले तो जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, फिर कोई इसमें दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच।